सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत एकेडमी इस यूट्यूब परिवार में आप सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है संधि। हालांकि आप लोगों ने संधि को पहले से पढ़ रखा है, तो आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे केवीएस की परीक्षा में संधि के प्रश्न कैसे आएंगे, साथ ही साथ जो संधि का विधि सूत्र है उस सूत्र के किस पद में कौन सी विभक्ति है, इस पर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो संधि का अर्थ होता है मेल। जो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है वह है मेल। संधि माने होता है मेल करना, क्योंकि जब प्राचीन काल में राजा युद्ध करते थे तो उनमें भी संधि होती थी कि इतना राज्य आप ले लो, इतना राज्य मैं ले लेता हूँ। लेकिन व्याकरण की भाषा में संधि का क्या अर्थ है? तो व्याकरण की भाषा में संधि का अर्थ है वर्ण विकार, वर्ण में परिवर्तन। अब संधि बात आती है, संधि विधि कैसी है? तो संधि वर्ण विधि है। इस बिंदु को नोट कर लीजिए, चाहे कॉपी में या मन में। मन में नोट करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, भूलना नहीं है। संधि वर्ण विधि है, क्योंकि कई बार हमने देखा है प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है समास और संधि के बारे में। तो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए आज, क्योंकि आज के बाद आप ऐसा प्रश्न गलत ना करें, ऐसा हमारा विचार है। तो जो समास है यह पद विधि है। कैसा है? पद विधि है। जो समास है बच्चों वह पद विधि है, क्योंकि उसमें पद मिल करके, कई पद मिल करके एक पद बनते हैं। और जो संधि है वह वर्ण विधि है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि समास पद विधि है किंतु संधि वर्ण विधि है। और देखिए, दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर अर्थात व्यवधान रहित सामीप अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। सरल भाषा में संधि की परिभाषा कहेंगे, द्वयो वर्णयो परस्पर मेलनेन यद विकारः भवति सह संधि। दो वर्णों के मिलने से, चाहे वह स्वर हो, व्यंजन हो या विसर्ग हो, उनका मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी का नाम संधि है। यहाँ पे उदाहरण के लिए दे रहे हैं, जैसे यथा, जैसे विद्या प्लस आलयः, क्या बन गया? विद्यालयः। संधि कहाँ कहाँ नित्य होती है, कहाँ कहाँ अनित्य होती है, इसका जिक्र हमने जो आपकी संज्ञा और परिभाषा वाली वीडियो है उसमें, जहाँ पे हमने संहिता संज्ञा का जिक्र किया था वहाँ पे बताया है। लेकिन इस वीडियो में हम उसको फिर से बता देते हैं। संहिता एक पदे नित्या, नित्या धात उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तो सा विपक्षाम अपेक्षते। यानी जो संधि है वो कहाँ कहाँ नित्य है? एक पद में। जब आप पद निर्माण कर रहे हैं, जब तक वो पद नहीं बन जाता, आप उसके वर्णों के बीच में संधि अनिवार्य है। और उपसर्ग धातु में, धातु उपसर्गयो यानी उपसर्ग प्लस धातु में, यहाँ पर आपको संधि करना अनिवार्य है। और तीसरा बिंदु है समास। इन तीन स्थानों पर बच्चों संधि करना अनिवार्य है। यहाँ पे संधि क्या है? नित्य है। वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संधि करे या ना करे। तो यहाँ पे उदाहरण में क्या दिखा रहे हैं? विद्या। तो विद्या जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है बड़ा आ, और जो आलया दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण है आ। तो इन्हीं दोनों में मेल हो रहा है। अब इनके बीच में कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि व्यवधान होगा तो संधि हो ही नहीं पाएगी। तो आ और आ मिल करके क्या हो गए? दीर्घ आ, और संधि हो करके बना विद्यालयः। कहने का मतलब है अत्यंत समीपता के कारण
दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक दीर्घ वर्ण एकादेश हो गया, यही संधि है। अब बात आती है संधि के भेद कितने हैं। तो ये संधि है बच्चों, उसके मुख्य रूप से 3 भेद हैं। संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3। स्वर संधि, जिसका दूसरा नाम अच संधि है, क्योंकि अच एक प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वर परगणित होते हैं। अच कहने से सभी स्वरों का बोध होता है। दूसरी संधि है व्यंजन संधि, जिसको हल संधि कहते हैं, क्योंकि हल माने होता है व्यंजन, तो हल संधि यानी व्यंजन संधि। तीसरी संधि है विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार की मुख्य संधियां हैं। आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। संपूर्ण स्वर संधि को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपकी स्वर संधि पहले प्रारंभ होती है। तो स्वर संधि क्या है वो बता रहे हैं। 2 स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी जब 2 स्वर वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। पहली आपकी स्वर संधि है दीर्घ संधि। संधि के विषय में बच्चों हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। जो संधि का नामकरण है वह उनके आदेश के आधार पर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बात है लेकिन कभी कभी हम नहीं जान पाते। जो संधि का नामकरण है वह आदेश के आधार पर होता है। जिस संधि में जिसका आदेश होता है वही उस संधि का नाम होता है। जैसे दीर्घ संधि में दीर्घ वर्ण का आदेश होता है, गुण संधि में गुण संज्ञक वर्णों का आदेश होता है, वृद्ध संधि में वृद्ध संज्ञक वर्णों का आदेश होता है। तो इस तरह से संधि का जो नाम है वो आदेश के आधार पे। तो पहली संधि है दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है आकाश वर्णे दीर्घा। क्या सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घा। अब इस सूत्र में 3 पद हैं। पहला पद है आकः। अब इसमें कौन सी विभक्ति है बताइए? षष्ठी का एक वचन है। किसमें? आकः में। आप सभी जानते हैं अक एक प्रत्याहार है। इसी अक प्रत्याहार यानी इस शब्द के षष्ठी एक वचन में बनता है आकः। यानी अकः, अक के बाद अब क्या आए? सवर्णे। सवर्णे में कौन सी विभक्ति है? ध्यान दीजिएगा, सप्तमी का एक वचन है। जैसे बाल के रामे वैसे सवर्णे। यानी अक के बाद सवर्ण आने पर क्या हो जाए? दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाए। अब दीर्घा में कौन सी विभक्ति है? दीर्घा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि जो आदेश होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो सूत्र का अर्थ समझ में आ गया आपको। अब सूत्र की व्याख्या देखिए। यदि हर्ष या दीर्घ आ ई उ री स्वरों के पश्चात हर्ष या दीर्घ आ ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री में बदल जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो आपका अक प्रत्याहार है, कौन सा प्रत्याहार है? अक। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं बताइए? आ, ई, उ, री और ली। ये 5 वर्ण आते हैं। इन्हीं को ही हम मूल स्वर कहते हैं। तो इसमें लिरी का दीर्घ होता ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लिरी का दीर्घ नहीं होता है। इसीलिए इस लिरी के 12 भेद होते हैं। आ के भी 18 भेद होते हैं, ई के भी 18 भेद होते हैं, उ के भी 18 भेद होते हैं। क्योंकि यहाँ पे सूत्र में कहा गया है आका सवर्णे दीर्घा। आ के बाद सवर्ण आ आए, तो सवर्ण आ मतलब कि जो आ के 18 भेद हैं उनमें से कोई भी आ आए तो दोनों आ के स्थान पे दीर्घ आ एकादेश हो जाएगा। अब लिरी का दीर्घ होता नहीं, इसलिए लिरी को इस सूत्र से हटा दिया गया। अब अक में यही 4 जो स्वर वर्ण हैं आ ई उ री, इन्हीं के स्थान पे दीर्घ संधि का विधान किया गया है। यहाँ पे देखिए नियम भी दिखाया गया है। आ प्लस आ,
अब चाहे छोटा आ आगे हो या बड़ा आ पीछे हो, दोनों में से कोई किधर भी हो, दोनों के स्थान पे दीर्घ आ हो जाएगा। इसी तरह से ई और ई का मेल होने से दीर्घ ई हो जाएगी, ऊ और ऊ का मेल होने से बड़ा ऊ हो जाएगा, री और री का मेल होने से दीर्घ री हो जाएगी। आप लोग तो बड़े हैं, ये तो सब जानते हैं। अब बात आती है बच्चे गलती कहाँ करते हैं। बच्चे गलती करते हैं एग्जाम्पल में, उदाहरण में, पुस्तक प्लस आलय। अब यहाँ पुस्तक के बाद क्या है, हरस आ, आलया में दीर्घ आ है, क्या बन गया, पुस्तकालय। देव प्लस आशीष देवाशीष। दैत्य प्लस अरिहि, ये थोड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्या बन जाएगा, दैत्य अरिहि। अरिहि माने क्या होता है बच्चों, शब्दकोश मजबूत करिए। अरिहि माने होता है शत्रु। अरिहि माने क्या होता है, शत्रु। तो दैत्य माने राक्षस, दैत्य अरिहि, ये किसके लिए कहा जाता है, विष्णु भगवान के लिए। उसके बाद अगला उदाहरण है चा प्लस अपि, क्या बन गया, चापी। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। गिरि प्लस इंद्र, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकल्प में गिरि भी दे देगा और गिरि भी दे देगा। क्या दे देगा, गिरि। तो यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि गिरि शुद्ध है कि गिर शुद्ध है। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो जानते होंगे कि गिरि का क्या अर्थ होता है। गिर माने होता है पर्वत। तो जो पर्वत अर्थ वाला गिरि है वो गिरि नहीं है, वह गिरि है। गिर मतलब पहाड़, और इंद्र माने स्वामी, तो क्या बन गया, गिरीन्द्र। इसी तरह से कपि प्लस ईशः, क्या बन गया, कपीसः, वानरों के स्वामी। मही प्लस ईशः, क्या बन गया, महिषः। अब मही माने क्या होता है, मही माने होता है बच्चों पृथ्वी। मही माने पृथ्वी होता है। नदी प्लस ईशः, नदीशः। लक्ष्मी प्लस ईश्वरः, लक्ष्मीश्वरः। अब एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन वो प्रायः पेपर में पूछा जाता है, तो वह हम आपके लिए लिख देते हैं। आप इसका विच्छेद करके कमेंट में बताइएगा। इसका विच्छेद हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं बच्चों, क्या है, रजनीशः, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, रजनीशः। इसका विच्छेद क्या होगा, आप कमेंट में बताइएगा। हम देखते हैं कितने बच्चे रजनीशा का शुद्ध शुद्ध विच्छेद कर लेते हैं। इसके बाद ऊ का उदाहरण है सु प्लस उक्ति ही। ये उदाहरण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ में भी सूक्ति आया हुआ है, सूक्त मौक्तिकम है, सुभाषितानी है। तो सु प्लस उक्ति, सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब कथन, तो क्या बन गया, सूक्ति। छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ में बदल गया। भानु प्लस उदयः, भानुदयः। अब री का उदाहरण देते हैं पितृ प्लस ऋणम, तो क्या बन गया, पितृणम। अब यहाँ पे बच्चों दीर्घ री में थोड़ा ध्यान रखना कि डबल चूल्हा हो जाता है, तो जिसमें डबल चूल्हा होगा उसी को आप सही करेंगे। तो इस तरह से आपने दीर्घ संधि पढ़ ली। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, पुनः रिकॉल करिए, अकः सवर्णे दीर्घः। चलिए अब आपकी दूसरी संधि आती है गुण संधि। तो गुण संधि देखिए यहाँ पे लिखा है गुण संधि। अब यहाँ पे देखिए गुण में स्टार लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, स्टार लगा हुआ है। तब ये स्टार क्यों लगा है, इसका भी कारण है। तो देखिए पेज के अंत में यहाँ पे लिखा गया है आ ए ओ वर्णों का नाम गुण है। यानी गुण किन किन वर्णों का नाम है, तो गुण संज्ञक वर्ण 3 है, छोटा आ, ए और ओ। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, आदेंग गुणा। अब ये सूत्र यहाँ पर नहीं दिया है बच्चों, इसीलिए हम आपके लिए लिख रहे हैं आदेंग गुणा। कौन सा सूत्र है, आदेंग गुणा। ये क्या करता है, गुण संज्ञा करता है। इसी सूत्र का यह अर्थ है कि आ ए ओ इन 3 वर्णों का नाम गुण है। तो गुण संज्ञा का वर्ण समझ गए। अब बात आती है संधि की। तो संधि विधायक सूत्र है
आद गुणः, क्योंकि संधि विधायक और संज्ञा विधायक इन दोनों सूत्रों में कुछ बच्चे गलती करते हैं। वैसे गलती केवल 20% करते हैं, 80% बच्चे सही कर लेते हैं। तो आद गुणः सूत्र का क्या अर्थ है? हर्ष आ या दीर्घ आ, इसके बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। इसी तरह से आ और आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। आ और आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पे अर हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये तो आप फटाफट पढ़ लिए, जानते भी हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसका उत्तर वही दे सकता है जो बच्चा लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा हो। क्योंकि गुण संज्ञक वर्ण 3 हैं, आ, ए और ओ। इन्हीं 3 वर्णों का नाम क्या है? गुण। अब आ और ई के मेल से ए ही क्यों बना, ओ क्यों नहीं बना? ये प्रश्न बन सकता है, पेपर के लिए नहीं, बच्चों को पूछने के लिए कि सर जी आ और ई मिल करके ए ही क्यों बना, आ क्यों नहीं हुआ, ओ क्यों नहीं हुआ? तो इसका उत्तर है कि आ का उच्चारण स्थान, एक सूत्र है आपने पढ़ा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी में, अस्थाने अंतरतमः। कौन सा सूत्र है? अस्थाने अंतरतमः। वह सूत्र क्या कहता है कि स्थान के आधार पर, अब जैसे आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। यहाँ जो आ और ई का मेल हो रहा है तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ, इसका उच्चारण स्थान है तालु। तो जो गुण संज्ञक वर्ण है बच्चों कितने हैं? 3। कौन कौन से? आ, ए और ओ। अच्छे समझ लीजिएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को हम बार बार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, भूलिएगा मत। तो अब आ और ई, कंठ प्लस तालु। अब इन तीनों में किसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु है? वह है ए। इसीलिए आ और ई मिलकर के ए हुए हैं। ये तो आप जानते हैं कि आ और ई मिलकर के ए हो जाता है, लेकिन क्यों हो जाता है ये भी जान लीजिए। तो हमें उम्मीद है इसी तरह से आ और ऊ मिलकर के ओ क्यों होता है? क्योंकि ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और जो ओ है इसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ होता है। आ और री के स्थान पर अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। और वो क्यों होता है वो री वाले उदाहरण में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पहला जो उदाहरण दे रहे हैं वो है आ प्लस ई बराबर ए। अब इसमें चाहे छोटा आ हो, बड़ा आ हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आ और ई का मेल होगा तो क्या बन जाएगा? ए। उदाहरण के द्वारा सूत्र को मजबूत करिए। उप प्लस इंद्र क्या बन जाएगा? उपेंद्र। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। गण प्लस ईशः क्या बन जाएगा? गणेशः। गण मतलब क्या होता है? समूह, और ईशः माने स्वामी। महा प्लस ईशः महेशः। अब यहाँ बच्चों कुछ बच्चे गलती करते हैं महेशा वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध है महा, लेकिन आपके पेपर में मह भी दे देगा, मही भी दे देगा। तो अभी इसके बाद पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, क्या देखा था कि मही प्लस ईसा क्या बना था? महिषा। क्या बना था? ध्यान दीजिएगा, बना था वो महिषा। महिषा माने होता है पृथ्वी का स्वामी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? महा प्लस ईसा। यहाँ मही है लेकिन यहाँ महा है, यही दोनों में अंतर है। तो मही प्लस ईसा रहेगा तो महिषा बनेगा दीर्घ संधि में, किंतु महा प्लस ईसा रहेगा तो महिषा बनेगा। महा माने सबसे बड़ा, ईसा माने स्वामी, तो महिषा बनता है। महिष जो है शिव जी का पर्यायवाची है। उसके बाद है नर प्लस ईशः क्या बन जाएगा? नरेशः। सुर प्लस ईशः सुरेशः। बहुत आसान है, आप सभी कर लेंगे। इसके बाद
यहाँ पे लता प्लस यू, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, तो क्या बन जाएगा लतीव। ध्यान दीजिएगा, लता प्लस यू लतीव। गंगा प्लस इत क्या बन गया गंगेती। अब यहाँ बच्चों आपने नित्य शतकम में एक श्लोक पढ़ा होगा, और ये जो सेम उसी की 10वीं क्लास की पुस्तक है वहाँ भी है। आरंभ गुरवी छेड़ी कर्मेण लघवी पुरा वृद्धमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल आया है इसी गुण संधि का, देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है छायएव। अब इसका विच्छेद करके आप कमेंट में लिखिएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना क्या लिखा हुआ है, छायएव। नोट कर लिया ना। इसका विच्छेद आप कमेंट में लिखिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस एग्जाम्पल का सही जवाब देते हैं। इसके बाद आ और ऊ का एग्जाम्पल है। आ और ऊ मिल करके क्या हो जाते हैं ओ। भाग्य प्लस उदयः क्या बन जाएगा भाग्योदयः। सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः। ये बहुत बार पूछा जाता है सूर्योदय। विच्छेद करने के लिए कभी कभी संधि का नाम पूछ लेता है कि इसमें संधि कौन सी है। तो जो बच्चे जिनको संधि कम आती है तो उनको हम पहचान करने का एक ट्रिक ये भी बताते हैं, जिसमें एक मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, तो वह गुण संधि का एग्जाम्पल होता है। जैसे महेशा और भाग्योदया, यहाँ पे एक ही छुरकी दिख रही है ना, तो इसमें गुण संधि है। ये उनके लिए जिनको गुण संधि बिल्कुल नहीं आती। जिनको आती है उनको तो पता ही है कि गुण संज्ञा के वर्ण कौन कौन से हैं। नर प्लस उत्तमः क्या बन जाएगा नरोत्तमः। हित प्लस उपदेशः हितोपदेशः। महा प्लस उत्सवः महोत्सवः। गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। यथा प्लस उचितम यथोचितम। यथोचितम थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुस्तकों में कई बार आया हुआ है। उसके बाद है गंगा प्लस ऊर्मी। ये एग्जाम्पल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊर्मी यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि पेपर में इस तरह से भी दे देगा तो आपके मन में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ऊर्मी में छोटा वाला ऊ है या बड़ा वाला ऊ है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, ऊर्मी ही होता है, ऊर्मी नहीं होता है, क्योंकि ऊर्मी ही माने होता है तरंग। जो अगला उदाहरण है महा प्लस ऊरुहु, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊरुहु इसमें भी बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि एक विकल्प में इस तरह से लिख कर दे देगा, फिर आप गलती कर जाएंगे, छोटा ऊ रहेगा बड़ा ऊ रहेगा। तो ऊरुह जिसका अर्थ होता है जंघा, ऊरुह का क्या अर्थ होता है जंघा, तो महा प्लस ऊरुह महोरु। इसी तरह से नौ प्लस ऊढ़ा नवोढ़ा, ये भी कई बार हिंदी के पेपर में आया हुआ है ऊढ़ा। अब इसमें भी इस तरह से लिख देता है, तो इसमें भी कुछ बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ऊढ़ा होता है कि ऊढ़ा होता है। तो ऊढ़ा नहीं होता है, ऊढ़ा होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है आ प्लस री बराबर क्या बन जाता है अर। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, हमने अभी आपको ऊपर बताया कि गुण संज्ञक वर्ण 3 है, कौन कौन से आ ए और ओ। फिर आप कहेंगे सर जी यहाँ पे अर क्यों हो गया, यहाँ पे देखो ना आदेश में क्या लिखा हुआ है अर। तो ये अर क्यों हो रहा है, तो इसके लिए कारण क्या है, एक सूत्र है गुण संधि के प्रकरण में, लघु सिद्धांत कौमुदी में आता है। कौन सा सूत्र है देखिए, वह सूत्र है उरण रपरः। सूत्र भी समझ लीजिएगा, उरण रपरः, अच्छे समझिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी अगर आपके पास है तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो यहाँ से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उरण रपरः, यह सूत्र क्या कहता है कि ऊ के स्थान पे, सूत्र में ऊ है ना, ऊ अड़ रपरः, इसमें 3 पद हैं। इस सूत्र को ध्यान से समझिएगा।
ऊह प्लस अड़ प्लस रपरह, 3 पद हैं इसमें। ये गूढ़ बात है जो सब लोग नहीं जानते हैं, विशेष बच्चे ही जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो ये ऊह है ये री का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। री का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? ऊह। कैसे जानेंगे? जो आपका पितृ शब्द है, पितृ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? पीतुहु बनता है ना भैया, क्या बनता है? पीतुहु। तो जो री है वही ऊह हो गया है, फिर इस विसर्ग को रा हो करके और इस आ को इस रा में लग करके क्या बना है? उरड़ रपरह। यानी जो री के स्थान पे जो अड़ आदेश हो, उरड़ रपरह सूत्र का क्या अर्थ है इसको भी आप अच्छे से समझ लो। क्या अर्थ है? री के स्थान पे जो अड़ आदेश हो, अड़ में आ ई उ तीन ही होंगे, तो री के स्थान पे जो अड़ आदेश हो वह रपर हो। कैसा हो? रपर। अब रपर का मतलब क्या होता है? हमने आपको प्रत्याहार वाली वीडियो में बताया है, एक प्रत्याहार होता है रा प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? रा प्रत्याहार। रा प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, रा कमा ला। तो री के स्थान पे जो अड़ आदेश होगा उसमें रा लगेगा, और लिरी के स्थान पे जो अड़ आदेश होगा वह अल हो के आदेश होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आ और री का मेल हो रहा है, इसलिए ये जो अड़ यानी आ आदेश हुआ, क्योंकि गुण तो आ है, तो जो आ आदेश हुआ वह रपर हो गया, यानी अर का आदेश हो रहा है। अभी तक आप यही जानते थे कि आ और री इनके स्थान पे अर आदेश होता है, लेकिन अर क्यों होता है? ये रा कहाँ से आ गया? तो उरड़ रपरा सूत्र से आ गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो एक उदाहरण लिखते हैं, तो प्लस लिरकारः। ये एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिया गया है, लोक सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है। तो प्लस लिरकारः। अब इसका संधि होकर क्या बनता है? तवलकारः। क्या बनता है बच्चों? तवलकारः। अब लिरी के स्थान पर जो आ आदेश हुआ वह लपर हो गया। किस सूत्र से? उरड़ रपरह सूत्र से, क्योंकि र प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, रा और ला। समझ गए ना? ये अच्छी अच्छी बातें हैं, इनको भी आप ध्यान से समझिए। तो री वाला उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि री वाला उदाहरण भी कई बार पूछा जाता है, और जिसमें ये वर्षा ऋतु वाला बहुत पूछा जाता है। ये BBIP है। कैसा है? BBIP। वर्षा प्लस ऋतु क्या बन जाता है? वर्ष ऋतु। ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु। देव प्लस ऋषि देवर्षि। समझ गए ना? तो इस तरह से आपने गुण संधि को पढ़ लिया। अगली संधि है आपकी वृद्ध संधि। कौन संधि है? वृद्ध संधि। इसका सूत्र है वृद्धरेचि। अब यह कैसा सूत्र है? संधि विधायक सूत्र है। इसका फिर संज्ञा करने वाला सूत्र है। देखो यहाँ पे स्टार लगाएगा ना, वृद्धि में स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बड़ा आ, आए और आओ वर्णों को वृद्ध वर्ण कहते हैं। कैसा वर्ण कहते हैं? वृद्ध वर्ण कहते हैं। अब इसका सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादेच। ध्यान से देखिएगा बच्चों, वृद्धिरादेच ये सूत्र है जो महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी का अंतिम समतम प्रथम सूत्र है। अष्टाध्यायी का यह पहला सूत्र है, वृद्धिरादेच। तो ये कैसा सूत्र है? ये जो है संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये वृद्ध संज्ञा करता है किन किन वर्णों की? तो बड़ा आ, आए और आओ, इन 3 वर्णों की संज्ञा वृद्ध है।
जहाँ जहाँ वृद्धि आदेश कहा जाएगा वहाँ वहाँ इन्हीं 3 वर्णों का आदेश होगा। अब संधि देख लेते हैं। वृद्धि संधि सूत्र क्या है? वृद्धरेचि आ और आ, इनके बाद ए आए आए तो दोनों के स्थान पे आए हो जाए। आ और आ के बाद ओ और आओ में से कोई आए तो दोनों के स्थान पे आओ हो जाए। ये जो संधि है यह जो है गुण संधि का अपवाद है। वृद्ध संधि का जो है, वृद्ध संधि गुण संधि का अपवाद है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? आए। जैसे मम प्लस एव क्या बन गया? ममेव। एक प्लस एकम क्या हो गया? एक एकम। तव प्लस एव तवेव। पाठों में इसके बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं वृद्ध संधि के, तो नियम यहाँ से देखिए, लेकिन उदाहरण पाठों वाले याद करिए। अद्य प्लस एव अद्येव, लता प्लस एव लतेव, तथा प्लस एव तथेव, सदा प्लस एव सदैव। जो अगला एग्जाम्पल है बच्चों, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देव प्लस ऐश्वर्यम, आत्म प्लस ऐक्यम। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो ऐश्वर्यम है यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। पेपर में इस तरह से भी लिखा मिलता है ऐश्वर्यम। अब यहाँ जो कमज़ोर दिल वाले बच्चे हैं वो इसको मार लेते हैं और उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ ऐश्वर्यम और ऐक्यम में ध्यान दीजिएगा कि आपका गलत ना हो। तो देव प्लस ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम नहीं होता है तो क्या बन जाएगा? देवैश्वर्यम। आत्म प्लस ऐक्यम क्या हो जाएगा? आत्मैक्यम। ये दोनों उदाहरण जो हैं ये BBIP वाले हैं। उसके बाद है हर्ष आ या दीर्घ आ के बाद ओ आओ में से कोई हो तो दोनों के स्थान पे आओ एक आदेश हो जाए। उदाहरण दे रहे हैं जल प्लस ओघ क्या बन जाएगा? जलौघ। उसी तरह से मम प्लस औषधि क्या बन जाएगा? ममौषधि। नव प्लस औषधि नवौषधि। विद्या प्लस औचित्यम क्या बन जाएगा? विद्योचित्यम। मम प्लस औत्सुक्यम तो क्या बन जाएगा? आत्म प्लस औत्सुक्यम तो मिल करके बन जाएगा आत्मौत्सुक्यम। इसके बाद जो आपकी संधि है चौथी संधि वह है यड़ संधि। यह संधि कुछ बच्चों को कठिन लगती है। यड़ संधि सूत्र है इको यड़चि। इक के स्थान पर यड़ का आदेश हो जाए बाद में अच अर्थात भिन्न स्वर होने पर। इस सूत्र में भी 3 पद हैं। कौन कौन से? एकह पहला पद हो गया, दूसरा है यड़, तीसरा है अचि। 3 पद हैं। ये RPSC का जो पेपर हुआ बच्चों उसमें ये सूत्र आया हुआ है। इसमें पूछा गया है एकह इस पद में विभक्ति कौन सी है? तो इसमें षष्ठी का एक वचन है, यड़ में प्रथमा का एक वचन है और अच में सप्तमी का एक वचन है। सूत्र का अर्थ है इक के बाद अच हो यानी कोई भिन्न स्वर हो तो दोनों तो इक के स्थान पर, दोनों के स्थान पे नहीं, इक के स्थान पर यड़ का आदेश हो जाए। अब यह जो आदेश होगा, क्योंकि यहाँ देखिए यदि प्लस अपि क्या बन गया? यद्यपि। तो ई के स्थान पर जो यड़ आदेश किया गया, यड़ में 4 वर्ण हैं या व र ल। देखिए यहाँ पे लिखा भी है इक ई उ रि लि रि। इनके स्थान पर यड़ या व र ल हो जाता है जब इनके बाद कोई असमान स्वर आए। तो ई को या, उ को वा, री को रा, लिरी को ला हो जाता है। अब ई को या ही क्यों होता है भाई? ई के स्थान पर या क्यों होता है?
तो इसका कारण है, जो सूत्र है, स्थाने अंतरतमः, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान है तालु और या का भी उच्चारण स्थान है तालु, इसलिए ई के स्थान पर या का आदेश होता है। और एक बात बच्चों, जो इक है इसमें सभी स्वर हैं, जो यड़ है इसमें सभी व्यंजन हैं। तो ये स्वर के स्थान पे व्यंजन आ रहे हैं, इसीलिए य व र ल इन 4 वर्णों का नाम है अंतस्थ। अंतस्थ 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 मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। इनका दूसरा नाम है अर्धस्वर। इनको अर्धस्वर क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वर से बने हुए हैं। ये आधे स्वर हैं, आधे व्यंजन हैं। कौन? य व र ल। तो ई के स्थान पर या हो जाएगा। कैसे? यदि प्लस अपि क्या बन गया? यद्यपि। इति प्लस आदि क्या बन गया? इत्यादि। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इस संधि पहचान का हम एक ट्रिक बताते हैं कि इस संधि में आपको कोई ना कोई व्यंजन आधा नजर आ जाएगा। ये अच्छी ट्रिक है। जैसे इत्यादि में देखिए त आधा है, अत्याचार में देखिए त आधा है। तो आधा क्यों हो गया? क्योंकि जो उसका स्वर था वो व्यंजन में बदल गया। तो जिस व्यंजन में वो उस मात्रा के रूप में लगा हुआ, जैसे इति प्लस आदि, अब जो इत का ई है वो या में बदल गया इत्यादि में। तो इति का जो ता था वो यहाँ पे आधा हो गया। इसी तरह से अति प्लस आचारः तो क्या बन गया? अत्याचारः। इति प्लस अवदत्, इति अवदत्। नदी प्लस आवेगः क्या बन गया? नद्यावेगः। सखी प्लस ऐश्वर्यम क्या बन गया? सखेश्वर्यम। इसी तरह से सु प्लस आगतम, ये भी बहुत पूछा जाता है। सु प्लस आगतम क्या बनेगा? स्वागतम। अनु प्लस अयः अन्वयः, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनु प्लस एषणम अन्वेषणम, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके बाद ऊ का उदाहरण है कि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो जो ऊ है वो किस में बदल जाएगा? वा में। ऊ बराबर वा। तो इसका एग्जाम्पल देते हैं। मधु प्लस अरिहि क्या बन जाएगा? मध्वरिहि। बधू प्लस आगमनम क्या बन जाएगा? बद्धागमनम। अब री का उदाहरण देते हैं। पितृ प्लस आदेशः तो क्या हो गया? पित्रादेशः। पितृ प्लस उपदेशः तो क्या बन गया? पितृपदेशः क्या बन गया? पितृपदेशः। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। लि प्लस आकृति ही लाकृति ही। ये यड़ संधि है। इसके बाद बच्चों अयादि संधि है। अयादि संधि का सूत्र कौन सा है? एचो अयवा यावः। जो हमारे गुरुजी पढ़ाते थे ना 9वीं 10वीं में, तो एचो अयवा यावः को वो कहा करते थे हे बचवा हिया आवा। तो बच्चे हंस पड़ते थे हा। तो उनको लगता था कि जो बच्चों की तंद्रा है वो गायब हो जाती थी। तो वैसे आप लोगों का केवीएस की पेपर की डेट आ गई है, तो आप सब में तो तंद्रा है ही नहीं, आप लोग बिल्कुल सजग होकर पढ़ रहे हैं। तो अयादि संधि इसका सूत्र है एचो अयवा यावः। अब इसमें एचो, एचो मतलब एच, एच प्लस स्वर। अब यहाँ पे समान हो असमान हो कोई मतलब नहीं। एच प्रत्याहार है, उसमें 4 वर्ण है। कौन कौन से? ए आए ओ औ। इनके बाद कोई स्वर हो तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा? कर्मशः ए जो है आय में बदल जाएगा, आय आय में बदल जाएगा, ओ औ में बदल जाएगा, आओ आओ में बदल जाएगा। इसी को कहते हैं आयादि चतुष्टय। क्या कहते हैं बच्चों? आयादि चतुष्टय। तो इसमें जो पहला है वो अय है,
यानी आय आदि आदेश हो जिस संधि में, ध्यान से देखिएगा, आय आदि आदेश हो जिस संधि में, उस संधि को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? कह रहे हैं आयादि संधि। आय आदि आदेश हो जिस संधि में, उस संधि का नाम होगा आयादि संधि। तो देखिए पहला उदाहरण है ने प्लस अनम, तो क्या बन गया? नयनम। से प्लस अनम शयनम। यहाँ पे बच्चों हम कुछ एक गूढ़ बात आपको बताने जा रहे हैं कि जो ने है, पहले जब हम भी पढ़ा करते थे ना, तो हम सोचते थे ये ने क्या है, ये से क्या है, ये नए क्या है, ये भो क्या है, कहाँ से आया। लेकिन जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा, फिर समझ में आया कि ये ने क्या है। तो बच्चों ध्यान दो, ये जो ने है ना, ये नी धातु का है। किस धातु का? नी। नी मतलब ले जाना, और उसी में ल्युट प्रत्यय। कौन सी प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय। क्योंकि ल्युट प्रत्यय का क्या होता है? आनम। और ल्युट प्रत्यय लगती है ना, तो जो स्वर है उसको गुण हो जाता है, वृद्धि भी होती है, कहीं के गुण भी होता है, तो यहाँ पे गुण हुआ है। तो नी बराबर ने, और अनम तो क्या हो गया? नयनम। अब ये जो नयनम है, ये ल्युट प्रत्यांत पद है। तो साथ साथ आपने अयादि संधि का उदाहरण भी है, और साथ ही साथ ये ल्युट प्रत्यय का भी उदाहरण है ना मजेदार बात? तो इसी बात पर आप वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने में आप लोग कंजूसी क्यों करते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे ने प्लस अनम नयनम, से प्लस आयनम, से प्लस अनम सायनम। और जो से है बच्चों, ये सी धातु, सी धातु जानते हो ना, सोने वाला, जो सोने वाली धातु है, सी। सी मतलब शयन, शयन करना। सींग धातु वैसे मूल रूप से सींग शयने। तो से प्लस अनम शयनम। अब शयनम में सींग धातु है और ल्युट प्रत्यय है। हालांकि आयाद संधि के एग्जाम्पल में है, लेकिन प्रत्यय भी आप ध्यान रखिए। इसी तरह से नय प्लस आकह। अब यहाँ नय, ये आए कहाँ से हो गया? तो इसके लिए कहते हैं बच्चों, नी धातु में, ध्यान से देखिएगा, नी धातु में ड़उल प्रत्यय, लिट और ड़उल, ड़उल प्रत्यय लग करके बनता है नायकः। ड़उल प्रत्यय का अक जुड़ता है ना, और जो स्वर है उसको वृद्धि होती है। ल्यूट में आपने देखा था गुड़ हो रहा था तब ने बना था, अब यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो नए हो गया, नए धातु है नी। तो नायकः अयादि संधि का भी उदाहरण है और ल्यूट प्रत्यय का भी उदाहरण है। मजा आ रही ना आपको पढ़ने में? इसी तरह से तो नय प्लस आकाह, तो जो आए है यहाँ पे देखिए, नय, नय में क्या है? आए। तो आए के स्थान पे क्या आदेश हो गया? आय, और बन गया नायका। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे ने करेंगे, कहाँ पर नय करेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे एक चुरकी लगानी है, कहाँ पे डबल चुरकी लगानी है। अगर अय मिले, नय, अय, 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 अय मिल गया तो क्या करेंगे? ए में बदलेंगे। आय मिलेगा तब आय में बदलेंगे। अब यह नाय यानी आय मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आय। तो आय बराबर क्या हो जाएगा? आए। तो क्या बन गया? नय प्लस आकह। ये विच्छेद में आप छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। भो प्लस अनम भवनम, भानो प्लस ए, क्या बन गया? भानवे। इसी तरह से और भी उदाहरण है। पव प्लस आकह पावकः, नौ प्लस इकः नाविकः। अब ये उदाहरण बच्चों बहुत गलती करते हैं, नाविकः। तो नौ प्लस इकः, क्योंकि हर जगह अकह था, यहाँ पे ईका है, तो इसलिए यहाँ पे नाविका, यहाँ पे वा के ऊपर छोटी की मात्रा लगी है, क्योंकि जो बाद वाला स्वर है वो उस वा वर्ण में लग जाता है। इसी तरह से भाव प्लस ऊका क्या बन गया? भावुका। ये नाविका भाव का, ये दोनों उदाहरण BVIP वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। तो इस तरह से बच्चों आपने अयाद संधि पे पढ़ ली। इसके बाद आपकी छठी संधि है
पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप पर रूप इन दोनों संधियों में बच्चे खूब गलती करते हैं कि किस संधि का कौन सा सूत्र है। तो पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है बच्चों, वो सूत्र कौन सा है? एंगः पदांतात अति। कौन सा सूत्र है? फिर से सुनिए, एंगः पदांतात अति। यह संधि क्या कहती है? यह जो संधि है पूर्व रूप संधि, यह अयादि संधि का अपवाद है। किसका अपवाद है? अयादि संधि का। इस सूत्र का अर्थ है पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व आ आए तो दोनों ए और आ दोनों के स्थान पे पूर्व रूप संधि अर्थात ए हो जाता है। अब यहाँ पूर्व रूप का मतलब क्या है बच्चों? कि ए और आ इन दोनों के स्थान पे ए हो गया। क्या हो गया? ए। यानी जो पहला वाला रूप था वही आदेश हो गया, इसीलिए संधि का नाम पूर्व रूप है। फिर बात आती है जो ये आ था ये कहाँ चला जाएगा? तो इसके लिए कहते हैं कि वह अवग्रह में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अवग्रह में। जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि जब आपको पूर्व रूप संधि करनी हो तो पूर्व रूप आदेश कर दो और जो आ है उसको लठ मार के टेढ़ा कर दो। तो बच्चे बहुत जोर से हंसते हैं कि सर जी आ को लठ मार के टेढ़ा कर रहे हैं। और जब विच्छेद करना हो तो जो आ हमने लठ मार के टेढ़ा किया था उसी को बैसाखी लगाकर सीधा कर दो। बहुत आसान है। यही बात यहाँ पे परिभाषा में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं जैसे हरे प्लस अत्र, तो अयादि संधि के आधार पे तो हरयत्र बनना था, किंतु ये हरयत्र नहीं बनता है। पूर्व रूप संधि के द्वारा जो है ए आदेश हो जाता है और जो आ है उसी में समा जाता है और बनता है हरेयत्र। क्या बनता है? हरेयत्र। इसी तरह से ते प्लस अपि क्या बनता है? ते अपि। हरे प्लस औ हरेव। तो जहां भी बच्चों आपको इस तरह से संकेत मिल जाए वहां पे समझ जाना कि इसमें पूर्व रूप संधि है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान भी देने की जरूरत है। जैसे मान लो आपको ये एग्जाम्पल मिल गया, को अपि अस्मिन पदे का संधि, विकल्प में दे दिया विसर्ग संधि और एक तरफ दे दिया स्वर संधि। तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। हालांकि यहाँ पे पूर्व रूप संधि है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो ये उदाहरण है को अपि, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसका जो विच्छेद होता है, को अपि का विच्छेद होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये गूढ़ गूढ़ बात है। इसका जो विच्छेद होता है वो होता है कह प्लस अपि। तो यहाँ जो सारा खेला हो रहा है ना वो विसर्ग के स्थान पे हुआ था, इसीलिए पूर्व रूप संधि का एग्जाम्पल तो है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो इसको हम विसर्ग संधि के एग्जाम्पल में मारेंगे। तो पूर्व रूप संधि और विसर्ग संधि में ये अंतर आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से वृक्षे प्लस अपि वृक्षे अपि, जले अस्ति जले अस्ति, गोपालो अहम। अब यहाँ पे देखो ना दे दिया है, विसर्ग भी दे दिया है। हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल में रूप में दिया गया है, लेकिन मूल रूप से विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। गोपालो अहम, विषड़ो प्लस औ विषड़ो औ। तीन उदाहरणों में जो गोपालो अहम है ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल भी है। अब इसके बाद बच्चों आपकी सातवीं संधि आती है परकृत भाव। परकृत भाव क्या है? प्रकृति जानते हैं ना, नेचुरल, यानी मूल रूप में रहना, कोई विकार ना होना, इसी को प्रकृत भाव कहते हैं। यहाँ पे देख लो क्या है ना, प्रकृत भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृति परिवर्तन ना करें, उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना, यही क्या है? प्रकृत भाव।
अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वस्तुतः इसे संधि का भेद न कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में संधिकार नहीं होता है, किंतु यहाँ पे संधि होती है। कौन संधि होती है? प्रकृत भाव। अब संधि, ये संधि कहाँ होती है? तो इसके लिए कहते हैं कि यदि कोई वर्ण पुलुत हो। क्या हो? पुलुत। पुलुत जानते हैं ना क्या होता है? पुलुत, जिसमें 3 मात्रा होती है, या परगिरह संज्ञक कोई वर्ण हो, उसके बाद में अगर कोई अच आता है तो पुलुत और परगिरह संज्ञक वर्णों का संधि न होना ही प्रकृत भाव है। अब परगिरह संज्ञा किसकी होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा जाता है। ईदु दे द्विवचनम परगिरहम, आदशो मात, ये दोनों परगिरह संज्ञा करते हैं। हालांकि परगिरह संज्ञा करने वाले और भी सूत्र है, निपात, एक, जनांग इत्यादि अन्य सूत्र भी हैं। उनकी चर्चा हम लघु सिद्धांत कौमुदी वाली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे व्याकरण वीथी में 2 ही सूत्र दिए गए हैं, तो हम 2 ही सूत्र देखेंगे। तो पहला सूत्र है ईदु देत द्विवचनम परगिरहम। इसका क्या अर्थ है? ध्यान से देखिए। ईदंत, ऊदंत, एदंत द्विवचन रूपों की परगिरह संज्ञा होती है। अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए होता है, उनकी परगिरह संज्ञा होती है। जिनकी परगिरह संज्ञा होती है उनके बाद अच आने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती है। अब इस नियम का उदाहरण के द्वारा मजबूत करिए। ये देखिए यहाँ पे कवि प्लस इच्छतः। अब यहाँ बड़ी ई प्लस छोटी ई, इन दोनों का मेल हो रहा है ना, तो यहाँ पे बड़ी ई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये सूत्र आया पुलुत परगिरह अचिनित्यम। इसने कहा भैया ये द्विवचन वाले बड़ी ई है, इसलिए यहाँ पे संधि नहीं होगी। तो प्रकृत भाव संधि का जो विधि सूत्र है, ध्यान से देखिएगा, विधि सूत्र यही है पुलुत परगिरह अचिनित्यम। ये प्रकृत भाव संधि का विधि सूत्र है। ये संज्ञा सूत्र है, किस संज्ञा करने का? परिग्रह संज्ञा करने वाला सूत्र है, लेकिन विधि सूत्र यही है प्लुत परिग्रह अचनित्यम। ये कई बार पूछा गया है कि प्रकृत भाव संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो सूत्र कौन सा है? प्लुत परिग्रह अचनित्यम। समझ गए? चलिए कुछ उदाहरण और देखते हैं। विष्णु प्लस इमऊ। अब ये विष्णु शब्द का द्विवचन का रूप है। बालिके आगच्छता, 2 बालिकाएं आ रही हैं। अभी बालिका शब्द का द्विवचन का रूप है, तो ये द्विवचन वाला ए है, इसीलिए यहाँ पे आयादि संधि नहीं हो रही है। समझ गए? जो आपने परिग्रह संज्ञा वाले जो सूत्र देखा था ना, जो दूसरा सूत्र था, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है? आदर्शो मात। आदर्शो मात का क्या अर्थ है उसकी व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? आदर्श शब्द के माँ के बाद बड़ी ई बड़ उ आए तो वहाँ भी परिग्रह संज्ञक होती है। अब आदर्श शब्द जानते हैं ना, जिसका रूप चलता है असौ, पुल्लिंग में अमी, असौ, असौ, अमु, अमी रूप चलता है। क्या रूप चलता है? आदर्श का रूप चलता है असौ, अमु, अमी, ये रूप चलते हैं। तो ये जो अमी है यह परिगिरह संज्ञक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखो दे रहे हैं। अमी ईसाह, यहाँ दीर्घ संधि प्राप्त है, लेकिन ये जो अमी है यह आदर्श शब्द का रूप है, इसलिए इसकी परिग्रह संज्ञा हो जाएगी और यहाँ पे संधि नहीं होगी। इसी तरह से अमु आसाते, ये भी आदर्श का द्विवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पे संधि नहीं होगी। तो यहाँ जो अमी है, अमु है, ये कैसे हैं? परिग्रह संज्ञक हैं, अतः किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी।
परगिरह संज्ञा करने वाला इनका सूत्र कौन सा है? आदर्शोमात। सूत्र का ध्यान रखिएगा बच्चों। आदर्शोमात क्या करता है? परगिरह संज्ञा करता है आदर्शोमात। अब बात आती है पुलुत वर्ण में प्रकृत भाव का उदाहरण है एह कृष्ण अत्र गौश्चरति। अब यहाँ कृष्ण ड़ा के बाद जो आ है और अत्र का जो पहला वर्ण आ है, यहाँ पे संधि हो सकती थी दीर्घ संधि, लेकिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो कृष्ण का ड़कारोत्तरवर्ती आ है वह पुलुत है। कैसे जाना? यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है ना, इसीलिए पुलुत है। तो इस यहाँ भी संधि नहीं होगी। आपकी अंतिम संधि है बच्चों पररूप संधि। ध्यान से देखिएगा, पररूप संधि सूत्र है एंगि पररूपम। एंगि पररूपम। एंगि में जो है बच्चों सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है एंगि। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है सूत्र का आवर्णांत उपसर्ग के बाद कैसा उपसर्ग हो? जिसके अंत में आ हो। जैसे कौन कौन से उपसर्ग हैं? प्रा और उप, 2 उपसर्ग हैं जिसके अंत में छोटा आ है। तो इनके बाद क्या हो? एंग। एंग जानते हो ना, प्रत्याहार है। इसमें 2 वर्ण आते हैं ए और ओ, यानी आवर्णांत उपसर्ग के बाद ए और ओ हो तो दोनों के स्थान पे पररूप एकादेश हो जाए। पररूप संधि जो है वृद्ध संधि का अपवाद है। जहां आपने देखा था पूर्व रूप संधि आयादि संधि का अपवाद था, वहीं पररूप संधि वृद्ध संधि का अपवाद है। क्योंकि यहाँ वृद्ध भी हो सकती थी, आ के बाद ए था, किंतु जो ये प्रा है ये आवर्णांत उपसर्ग है, इसलिए यहाँ पे वृद्ध नहीं होगी। क्या होगी? पररूप। तो यहाँ पे वृद्धिकार होता तो प्रेजते बन जाता, जो कि नहीं होता है। इसलिए क्या बनता है? प्रेजते। उप प्लस ओसति उपोसति बनता है। क्या बनता है? उपोसति। तो ये पररूप संधि है। इस तरह से बच्चों आपने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यास दिए गए हैं, हमें उम्मीद है आप ये कर लेंगे। इस अभ्यास में जहाँ भी आपको कोई समस्या आएगी आप हमें कमेंट करना, हम उसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से या अगली वीडियो में अवश्य देंगे। तो बच्चों KVS TET संस्कृत की अच्छे से तैयारी करते रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमः संस्कृताय। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।